गवर्नर जनरल तथा वायसराय। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक गवर्नर बन के रहा। फिर उसके बाद ये 65 में पुनः आता है और 65 से 67 तक रहता है। ठीक, प्लासी का युद्ध इसी के टाइम हुआ। प्लासी का युद्ध किसके किसके, सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक, क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा के, हेलो, क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा के बंगाल का प्रशासन लेता है और उप दीवान वहाँ पे नियुक्त करता है। ठीक, बंगाल में जो करता है मोहम्मद रजा खां को करता है, और बिहार में राजा सिताब राय को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। बंगाल में देश शासन का जनक 65 से 72 तक, 1765 से 72 तक देश शासन रहता है, और 72 में आके कौन खत्म करता है, वारेन हेस्टिंग खत्म करता है देश शासन। और बक्सर के युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधि होती है इसी के साथ होती है। 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि, प्रथम संधि इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद होती है। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। पहली संधि ये किसके साथ होती है, शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। द्वितीय किसके साथ होती है, अवध के नवाब के साथ होती है। ठीक, बक्सर के युद्ध में कौन रहता है, गवर्नर रहता है बेनस्टार्ट रहता है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर। उसके बाद क्योंकि ये गवर्नर जनरल हो जाता है, कहाँ का, बंगाल का, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन आता है, वारेन हेस्टिंग होता है। फिर बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करता है। द्वैध शासन लागू किसने किया था, क्लाइव ने लागू किया था। फिर उसके बाद है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके टाइम आता है, और इसी एक्ट के द्वारा ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। जब ये वापस जाता है तो इस पे महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग किस कारण, क्योंकि इसने नंद कुमार की को फांसी दे दिया था, नंद कुमार को यहाँ पे फांसी दे दिया था। उसके बाद 1781 में मुस्लिम शिक्षा के सुधार के लिए कलकत्ता में मदरसा इस्टेब्लिश करता है। कब, 1781 में। उसके बाद 1775 से 82 के बीच जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसके बाद 82 में सालबाई की संधि इसी के टाइम होती है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब चलता है, 1775 से 1782। ठीक है, उसके बाद होता है 1780 से 84 आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है। कौन सा, द्वितीय, क्योंकि पहला कब होता है 67 से 69, जो कि मद्रास संधि से समाप्त हुआ था। और ये उसके जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। ठीक, उसके बाद फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और जिसमें गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसकी सदस्य संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। और 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और इसी के अंतर्गत रह के चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हाँ, फिर उसके बाद इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है घेरे की नीति अपनाई थी। घेरे की नीति किसकी है, रिंग ऑफ, ठीक है, इजारेदार प्रथा ठेके पे कर वसूला जाता था, जो ज़्यादा वही है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो, ठीक है, घेरे की नीति पॉलिसी, इसकी फेंसिंग की पॉलिसी इसी से इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला गवर्नर हम लोगों ने पढ़ा है क्लाइव। क्लाइव के बाद हम लोगों ने वेनस्टार्ट पढ़ा है। वेनस्टार्ट के बाद वारेन हेस्टिंग, और वारेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कॉर्नवालिस 86 से 93 रहता है, और वारेन हेस्टिंग का
भारत में न्यायपालिका का जनक किसे कहता है? वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। और जबकि भारत में पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। ठीक। भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक कौन होता है? कॉर्नवालिस होता है। जबकि वारेन हेस्टिंग, क्योंकि उसके टाइम न्यायालय बना था, ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती थी ना। पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को कहते हैं। ठीक। कॉर्नवालिस का सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। और इसके टाइम पे ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है 1790 से 92, और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और भारत में शक्ति का पृथक्करण लागू करने वाला। ठीक है। न्याय व्यवस्था को राजस्व विभाग से अलग कर दिया, और इसे ही कॉर्नवालिस संहिता कहा गया। और भारत में पुलिस मतलब नागरिक सेवा, सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को। मतलब दो सेवाओं का जनक, पुलिस सेवा और नागरिक सेवा। जबकि न्यायिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? वारेन हेस्टिंग को। इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद सर जॉन शोर गवर्नर बन गया है। किसके बाद? कॉर्नवालिस के बाद कौन आया है? सर जॉन शोर। और इसका इम्पोर्टेंट है हस्तक्षेप की नीति, बस ये याद रखो। फिर उसके बाद लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि की नीति लागू करने वाला, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सहायक संधि जो सबसे पहले स्वीकार किया था, HMT APBS, इसका क्रम है। HMT APBS। हैदराबाद सबसे पहला राज्य था। फिर उसके बाद मैसूर, फिर उसके बाद तंजौर है, फिर अवध है, फिर पेशवा थे, फिर भोसले थे, फिर सिंधिया थे। इसी के टाइम चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। टीपू सुल्तान मारा जाता है। कब? 1799 में। फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है 1803 से 5। जबकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके टाइम होता है? वारेन हेस्टिंग। ठीक। 75 से 82। ठीक है। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है 1800 में। किस लिए करता है? सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फिर उसके बाद जॉर्ज बालो बनते हैं 5 से 7, और ये भी हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं। हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करने वाले दो लोग हैं यहाँ पे, सर जॉर्ज बालो, और वेलेजी से पहले जो थे सर जॉन शोर। तो गवर्नर जनरल का पहला हम लोगों ने पढ़ा। पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव थे। फिर गवर्नर जनरल बन गए कौन? वारेन हेस्टिंग बन गए। अच्छा, वेनस्टार्ड, हाँ वेनस्टार्ड, बक्सर का युद्ध हुआ था इनके टाइम। फिर वारेन हेस्टिंग बन गए। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर, वेलेजली, फिर उसके बाद जॉर्ज बार्लो। ठीक। इनकी भी हस्तक्षेप की नीति है, इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद लॉर्ड मिंटो बनते हैं। लॉर्ड मिंटो के टाइम अमृतसर की संधि होती है कब? 1809 में। फिर उसके बाद लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग बन के आते हैं। सुगौली की संधि वेरी इंपॉर्टेंट है। कब होती है? 1816 में। किस युद्ध के पश्चात होती है? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के पश्चात होती है। ठीक है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है 16 से 19। और मराठा परिसंघ का विलय कर लिया जाता है। मराठा परिसंघ में कौन कौन शामिल होता है? इंदौर के, बड़ौदा के, और बड़ौदा के गायकवाड़। सिंधिया कहाँ के? ग्वालियर के सिंधिया। नागपुर के भोसले, और पुणे के पेशवा। पुणे के लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग में संगोली की संधि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आगरा नेपाल युद्ध के बाद होती है। ठीक।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1516 1816 से 1819। और फिर उसके बाद पिंडारियों का दमन, ये क्वेश्चन बनता है, पिंडारियों का दमन करने वाला कौन था गवर्नर जनरल? वारेन लॉर्ड हेस्टिंग, सॉरी। और इसी के टाइम रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू हुई, किसकी सहायता से? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। फिर 1822 में हार्ड मैकेंजी ने पंजाब और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में लागू किया महालवाड़ी। ठीक है। राजस्व व्यवस्था की 3 पद्धतियां हैं। पहली हम लोगों ने पढ़ी थी अस्थाई बंदोबस्त, जो लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 93 में। फिर उसके बाद हम लोगों ने रैयतवाड़ी पढ़ी, रैयतवाड़ी कैप्टन रीड और कैप्टन मुनरो 1820 में। फिर 1822 में महालवाड़ी, किसकी सहायता से? हार्ट मैकेंजी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो और फिर लॉर्ड हेस्टिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है। इसके टाइम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है कब? 1824 से 26 में। 26 में कौन सी संधि से समाप्त होता है? यांडबू की संधि से। इम्पॉर्टेंट है। एमहर्स्ट किसके बाद बना है गवर्नर जनरल बंगाल का? लॉर्ड हेस्टिंग के बाद। ठीक है, लॉर्ड। फिर उसके बाद विलियम बेंटिक, इम्पोर्टेंट हैं। कब से कब? 28 से ये रहते हैं 35 तक। ठीक है। सती प्रथा पर रोक लगाई और किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की। और ठगी प्रथा का अंत किया किसकी सहायता से? कर्नल सिलीमैन की सहायता से। और सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त किया। क्या? फिर उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए। कौन बनाए गए? वारेन हेस्टिंग बनाए गए। फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बाद में विधि आयोग का गठन, पहले विधि आयोग का गठन इन्हीं के टाइम होता है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लॉर्ड मैकाले होते हैं। फिर उसके बाद लॉर्ड मेटकॉफ बन के आते हैं। ये भारतीय प्रेस की मुक्तदाता इनको कहा जाता है, 35 से 36। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के पहले कौन पढ़े हैं हम लोगों ने? एमहर्स्ट पढ़ा है। एमहर्स्ट के ऊपर हम लोगों ने किसको पढ़ा है? लॉर्ड हेस्टिंग को पढ़ा है। लॉर्ड हेस्टिंग्स पहले, लॉर्ड मिंटो पढ़ा है। ठीक है। मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग के बाद कौन होते हैं? एमहर्स्ट होते हैं। एमहर्स्ट के बाद विलियम बेंटिक होते हैं। विलियम बेंटिक के बाद मेटकॉफ हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर लॉर्ड ऑकलैंड बनते हैं। ऑकलैंड के टाइम प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 39 से 42। उसके साथ सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा जाता है। फिर उसके बाद मेटकॉफ, ऑकलैंड और उसके बाद एलन बरो बनते हैं। एलन बरो के इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1843 में। फिर उसके बाद एलन बरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग बनते हैं। इन्हीं के टाइम आंग्ल सिख युद्ध होता है। इससे आर ओ में क्वेश्चन अभी आया है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से। लाहौर की संधि होती है 46 में, और इस युद्ध के पश्चात सतलज नदी के पूर्व के क्षेत्र को अंग्रेजों का क्षेत्र मान लिया गया। क्वेश्चन आया था ये। फिर उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बाद लॉर्ड डलहौजी बनते हैं। लॉर्ड डलहौजी, इनकी राज हड़प नीति तो है ही है फेमस। राज हड़प नीति, जिसे व्यवगत का सिद्धांत बोलते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। और इसमें पहला राज्य था SJ SB UJ UJNA। ठीक है।
और पहला कौन था? सतारा था, और दूसरा जैतपुर, फिर संभल, फिर उसके बाद बघाट, फिर उसके बाद यू से उदयपुर, जे से झांसी, एन से नागपुर, ए से अवध। ये इंपॉर्टेंट है, राज हड़प नहीं था। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी इसके टाइम होता है और पंजाब राज्य का विलय कर लिया जाता है। फिर 1851-52 में आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और सिक्किम को भारत में विलय किया जाता है इसी के टाइम। और इसके टाइम आता है वुड, चार्ल्स वुड की एजुकेशन पॉलिसी। फिर उसके बाद अवध का विलय आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसका विलय किया जाता है। और इसी के टाइम मुंबई टू ठाणे पहली ट्रेन चलती है और डाकघर अधिनियम लाया जाता है 53 और 54 में के अनुसार। सिक्किम का विलय किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद PWD विभाग का स्थापना इसके टाइम की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में द्वितीय विधि आयोग का गठन किया जाता है और राजधानी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाता है और सिक्किम को भारत में मिला लिया जाता है। किसके टाइम? सिक्किम का विलय किसके टाइम किया जाता है? सिक्किम का विलय अभी पढ़ रहे हैं, डलहौजी ना, डलहौजी, सिक्किम का विलय। फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति इसी के टाइम होती है और इस क्रांति को दबाता है। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि अब गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा वायसराय, प्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय रहता है। 1858 में कंपनी को समाप्त कर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है किसका? ब्रिटिश ताज का। और इसी के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है, किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। और इसके टाइम ही CPC, CRPC और IPC लागू होती है। और पहली बार आयकर लगाया जाता है इसी के टाइम। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है जॉन लॉरेंस। हम लोगों ने डलहौजी, लहौजी के बाद हम लोगों ने कैनिंग पढ़ा, कैनिंग के बाद है कौन है? जॉन लॉरेंस हैं। और लॉरेंस के टाइम में जो भीषण अकाल पड़ता है उसके बाद कैम्पबेल आयोग का गठन किया जाता है, किसका? कैम्पबेल आयोग का। फिर लॉर्ड मेयो बनता है। लॉर्ड मेयो आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई और कृषि विभाग की स्थापना की। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है वो भारत में पहली जनगणना। और जबकि 10 की जनगणना किसके टाइम में स्टार्ट होती है? मैकाले क्या गवर्नर जनरल बनता है क्या कभी? लॉर्ड रिपन के टाइम। फिर उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद बनते हैं ये लॉर्ड मेयो कब से? 69 से 72 रहता है, 72 से 76 रहता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है। और इसके टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेटिव मैरिज एक्ट आता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो नेटिव मैरिज एक्ट। फिर उसके बाद लॉर्ड लिटन बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट 76 से 80 रहता है। इसी के टाइम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है और दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और 78 में ही शस्त्र अधिनियम पारित करके लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट इसने जो काम किया, सिविल सेवा में परीक्षा में भाग लेने के लिए भारतीयों की आयु को घटाकर कितना कर दिया? 21 से 19 कर दिया। लिटन किसके बाद बनता है गवर्नर जनरल?
लिटन लिटन। लॉर्ड नॉर्थ बुक। फिर उसके बाद लॉर्ड लिटन के इंपॉर्टेंट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद रखना 78 का, और दिल्ली दरबार 77 में होता है, और 78 में ही शस्त्र अधिनियम पारित करता है। और सिविल सेवा की आयु घटाकर कितना कर देता है, 19 वर्ष। फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन, इन्हें सज्जन रिपन कहा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया, और श्रम कारखाना अधिनियम 1881 में आया पहला, और विकेंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है इनको। और 10 की जनगणना भी इन्हीं के टाइम शुरू हुई 1881 से। और इल्बर्ट विल विवाद इन्हीं के टाइम, इल्बर्ट बिल इनके टाइम आता है, और जिसके कारण विवाद हो जाता है। कब का है इल्बर्ट बिल, 83-84 का है। यहाँ से क्रम लगाने को आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दे देगा, इल्बर्ट बिल दे देगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द, कुछ दे देगा, 4 चीज़ें पूछ लेगा, क्रम से लगाओ। ये रिबन कब से कब, 80 से 84 रहते हैं। फिर उसके बाद 84 से 88 लॉर्ड डफरिन रहते हैं। डफरिन के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है एएनसी की स्थापना। क्वेश्चन आया था 28 दिसंबर 1885। कब होती है एएनसी की स्थापना, 28 दिसंबर 1885। आरो में क्वेश्चन यहाँ से बना है, हलवा पेपर। हाँ, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब, 1885 का है, ये याद रखना। और एजिशन आयोग कभी मिलाने को दे दे कि नागरिक सेवा से संबंधित है, सिविल सर्विसेज से। एजिशन आयोग का संबंध किससे, सिविल से। ठीक है। फिर उसके बाद डफरिन के बाद लैंसडाउन बनते हैं। इनके टाइम द्वितीय कारखाना अधिनियम आता है, और भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है, जिसके कारण बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को मिल जाता है। फिर 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल आता है, और जिसमें 14 और 18 वर्ष गर्ल्स और बॉयज़ की आयु का। ठीक। फिर उसके बाद डफरिन के बाद हम लोगों ने लैंसडाउन पढ़ा 88 से 94। फिर 94 से 98 कौन होते हैं, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय होते हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि हमने भारत को तलवार के दल पर जीता है, और तलवार के बल पर ही उसे अधिकार में रखेंगे। 98 के बाद कौन बना होगा, ये बताओ। 1898 के बाद कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन सबसे अलोकप्रिय है। ठीक। कर्जन के कार्यों को गोखले ने आधुनिक भारत का अंग्रेज कहा है इसके कारण। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत करता है। तो उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जातिगत आधार पर जनगणना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार 1930 से बंद हो गई थी, इस बार फिर लागू जातिगत जनगणना होगी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहली बार अंग्रेजों के टाइम कब जातिगत जनगणना हुई थी। ठीक, 1901 में शुरुआत हुई, और लास्ट टाइम बंद कब हुई, 1930 से। 1930 में बंद हो गई। ठीक। पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है 1903 में। फिर उसके बाद है 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। यहाँ से क्वेश्चन मिलाने, यहाँ से भी क्रम लगाने को आया है। 19 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दे दिया है, पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना। और पुलिस प्रशासन, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन। ये एंड्रयू फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पुलिस आयोग है। और रेलवे कमीशन का संबंध किससे है, विश्वविद्यालय आयोग। कब का है, 1902 का है। और विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम कब का है, 1904 का है। ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब का है, 1904 का है। और रेलवे कमीशन 1902 का है, जबकि विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 का है। और माउंट क्रीप की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग। ठीक है। जबकि पुलिस आयोग का संबंध फ्रेजर आयोग है। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी इसके टाइम आता है। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। जो अकाल पड़ता है तो उसके संबंध में जो आयोग बनता है, मैकडॉनल्ड आयोग, इसी के टाइम गठित होता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट है 1905 में बंगाल विभाजन, उसके बाद शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन। ठीक, यही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, इसने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा है कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। फिर उसके बाद मिंटो है, इनके टाइम में ही माल्य मिंटो एक्ट आता है। ठीक, इनके टाइम बंग भंग आंदोलन शुरू होता है, स्वदेशी आंदोलन जिसे कहते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये लोग हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। खुदीराम बोस, ये सब। सबसे इम्पोर्टेंट है माल्य मिंटो एक्ट 1909 का अधिनियम। इसमें सांप्रदायिक पंचायत, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है। और इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहले भारतीय जो नियुक्त होते हैं वो कौन होते हैं? एसपी सिन्हा होते हैं। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बनते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम ही दिल्ली दरबार होता है। ठीक है, और राजधानी परिवर्तन करके कलकत्ता से दिल्ली आ जाती है और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की जाती है। और क्योंकि हमको लोग हाँ, वारेन एनी बेसेंट और क्या। ठीक, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, और उसके पहले 1915 में ये हिंदू अखिल भारतीय हिंदू सभा का गठन कहाँ करते हैं? हरिद्वार में करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद चेम्सफोर्ड, और इन्हीं के टाइम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है? राज्यों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका ना, प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका। और लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन इनके टाइम होता है। फिर उसके बाद लॉर्ड रीडिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन, और दूसरा है कि और तो हिस्ट्री वाले पार्ट हैं इसमें। रीडिंग, ये पहले ये एकमात्र यहूदी वायसराय, ये क्वेश्चन आर में आ चुका है पहले। चौरी चौरा का कांड प्रकरण होता है और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती होती है 9 अगस्त 1925 को, जिसका नाम चेंज करके अभी कर दिया गया है काकोरी एक्शन ट्रेन। उसके बाद ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और जिसके आधार पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। फिर लॉर्ड इरविन बनते हैं। सो गए हो क्या सब? लॉर्ड इरविन के सबसे इम्पोर्टेंट है गांधी इरविन समझौता। कब होता है? 5 मार्च 1931। ठीक है, 26 से 31 तक ये रहते हैं। फिर उसके बाद वेलिंगटन बन के आते हैं। वेलिंगटन के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण। और गोलमेज सम्मेलन जो भी होते हैं इनके टाइम होते हैं। फिर लाल नेतृत्व बनते हैं। लाल नेतृत्व कब से? 36 से 44। लाल नेतृत्व के टाइम ही अगस्त घोषणा होती है कि अगस्त प्रस्ताव आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, कब आता है? 1940 में। क्योंकि आईएनसी को मतलब कि भारत को शामिल कर लिया जाता है द्वितीय वर्ल्ड वार में, जिसके कारण भारतीय चाहते हैं कि उनको पहले आश्वासन दिया जाए स्वतंत्रता का, लेकिन वो लाते हैं प्रस्ताव, उसमें बोलते हैं कि भारतीयों को अपने संविधान मतलब संविधान का निर्माण करने का भारतीयों को अधिकार होगा, और ये सब युद्ध के बाद होगा, तो उसे ही अगस्त प्रस्ताव कहते हैं।
ठीक। और इसी के टाइम होता है प्रांतीय चुनाव, कब? 37 में, जिसमें से 11 में से 8 जगह सरकार बनाती है कौन? कांग्रेस। और कहाँ कहाँ नहीं बनाती है? बंगाल, सिंध में और पंजाब में। ठीक है। 1939 में द्वितीय वर्ल्ड वार में बिना सहमति के भारत को शामिल कर लिया जाता है युद्ध में। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1939 22 दिसंबर को रिजाइन दे देती है, जिसको मुस्लिम लीग क्या बनाती है? मुक्ति दिवस के रूप में बनाती है। और फिर इसी के टाइम हरिपुरा अधिवेशन होता है, उसके बाद त्रिपुरी 1939 को होता है, जिसके बाद रिजाइन दे देते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। और रिजाइन के बाद अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं, ये याद रखना, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इन्हीं के टाइम व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को, कब? 17 अक्टूबर 1940 को। किस मिशन का भारत आगमन? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ 1942 में। ठीक है। और 1900 मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 का होता है, बांटो और छोड़ो का नारा दिया जाता है। फिर उसके बाद लॉर्ड वेवेल बन के आते हैं। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन तो पढ़े 1945, यही इंपॉर्टेंट है सबसे इनके टाइम। ठीक। लेकिन ये असफल रहता है शिमला सम्मेलन, क्यों रहता है? मुस्लिम लीग और हिंदू गवर्नर जनरल की काउंसिल में सेम होंगे, मतलब बराबर बराबर होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिमों की नियुक्ति सिर्फ मुस्लिम लीग करे। इसी पे विवाद हो जाता है और शिमला सम्मेलन असफल रहता है। फिर उसके बाद लेबर पार्टी की सरकार बनती है ब्रिटेन में, और प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। और एटली कहते हैं उपनिवेशवाद डोडो की भांति लुप्त हो चुका है, और ये बोलते हैं कि 1948 तक भारत को आज़ादी दे देंगे। फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, और ये अंतिम अंग्रेज गवर्नर रहते हैं, और इसी को बाल्कन योजना भी कहते हैं। और ये भारत की स्वतंत्रता के संबंध में इन्हीं के टाइम प्रस्ताव वहाँ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित होता है, और भारत स्वतंत्र हो जाता है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त को। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल जो भी बोलो, कौन होते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू।